दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन आप में से अभी भी बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि मैंने ये रिव्यू नहीं किया, वो रिव्यू नहीं किया, ये वीडियो नहीं डाला, वो वीडियो नहीं डाला। अरे भाई साहब, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर आप ऐसे ही पूछते रहोगे, तो घंटी दबा दो। आज की नंबर 1 खबर यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और दृश्यम 1 दृश्यम 2 का जो रीमेक बन रहा है हॉलीवुड में, उस पर मुझे ज्ञान दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि भाई ये दोनों तो मलयाली फिल्म है और इनको बॉलीवुड में रीमेक किया गया था। तो अगर हॉलीवुड में रीमेक किया जा रहा है तो बॉलीवुड फिल्मों का नहीं बल्कि मलयाली फिल्मों का किया जा रहा है। ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है कि दृश्यम 1 दृश्यम 2 मलयाली में बनी थी, उसके बाद बॉलीवुड में बनी। लेकिन जिस प्रोड्यूसर कुमार मंगत साहब ने इन दोनों फिल्मों को बॉलीवुड में रीमेक किया, उसने किस कंडीशन पे उन राइट्स को खरीदा होगा मुझे नहीं पता। जो हॉलीवुड की कंपनी इन दोनों फिल्मों का रीमेक कर रही है, उसने राइट्स खरीदे हैं बॉलीवुड के प्रोड्यूसर कुमार मंगत साहब से। और यही वजह है कि मैंने ये कहा कि इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों को हॉलीवुड में रीमेक किया जाएगा। अब बॉलीवुड के निर्माता कुमार मंगत और मलयाली फिल्मों के निर्माता के बीच क्या डील थी, ये उनको पता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आज की दूसरी खबर भी आप लोगों के कमेंट्स के बारे में ही है। आप में से बहुत लोगों ने ये बात पूछी है कि भाई सारे ही बॉलीवुड के स्टार्स अंबानी की शादी में क्यों जाते हैं, ऐसी क्या वजह है? अंबानी के पास इनकी कौन सी सीडी है कि भागे चले जाते हैं उसके किसी भी फंक्शन में? आप लोगों का यह सवाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल का सवाल है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड वाले ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें उनका फायदा ना हो। अगर उनका फायदा नहीं होगा तो किसी की मैयत में भी नहीं जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अंबानी के किसी भी फंक्शन में पूरा बॉलीवुड दौड़ के जाता है, तो इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड वालों को कोई ना कोई फायदा मिल रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई वो फायदा क्या है? फायदा यह है कि इन लोगों को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई कौन से गिफ्ट? 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का गिफ्ट? ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। जिसकी जितनी औकात उसके हिसाब से गिफ्ट मिलता है। किसी को 50 लाख का मिलता है, किसी को 1 करोड़ का मिलता है, किसी को 2 करोड़ का, किसी को 4 करोड़ का, किसी को 5 करोड़ का, किसी को 10 करोड़ का। एक तरफ तो इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स और दूसरी तरफ बिजनेस। आज की तारीख में बॉलीवुड में जियो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। जितनी भी बड़ी फिल्में बन रही हैं उनमें फाइनेंस कर रहा है जियो, और जियो के ओनर है मुकेश अंबानी साहब। अगर आपको याद हो तो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का तकरीबन 300 करोड़ रुपए का बजट था और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो को कितना नुकसान हुआ होगा। इसके बावजूद भी जियो आमिर खान की आने वाली फिल्मों में भी पैसा लगा रहा है। जियो ने फिल्म लापता लेडीज में इन्वेस्ट किया था तकरीबन 50 करोड़ रुपए और यह फिल्म डिजास्टर हो गई है, आप सभी को पता है। आमिर खान एक फिल्म बना रहा है सनी देओल के साथ जिसका नाम है लाहौर 1947। उसका बजट है तकरीबन 150 करोड़ रुपए। आमिर खान एक और फिल्म बना रहा है जिसमें वो खुद एक्टिंग कर रहा है, उसका बजट है तकरीबन 250 करोड़ रुपए। ये सभी पैसे मुकेश अंबानी की कंपनी लगा रही है। तो मुझे आप बताइए कि आमिर खान भाग भाग कर वहां क्यों नहीं जाएगा? आमिर खान की औकात है क्या कि वो जाने से मना कर दे? और अगर आपको याद हो तो SRK की फिल्म डंकी में भी जियो का पैसा था। डंकी मैक्सिमम कितने की फिल्म होगी? 100 करोड़ की। भाई साहब, जियो ने उसका दिया है तकरीबन 250 करोड़ रुपए। और ये दो तो सिर्फ उदाहरण है, बाकी पूरे बॉलीवुड का यही हाल है। आज की तारीख में मैक्सिमम फिल्मों में पैसा लग रहा है जियो का। तो भाई साहब, ये बिजनेस है। अगर एक्टर्स वहां नहीं जाएंगे तो उनकी फिल्में जियो क्यों करेगा? दोस्तों, आज रणदीप हुड्डा की आने वाली फिल्म वीर सावरकर का ट्रेलर रिलीज हुआ है और तीसरी खबर यही है। ट्रेलर मैंने देखा और इसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि फिल्म पूरी तरह पॉलिटिकल फिल्म है। जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ा करता था उस वक्त वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब अचानक जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से वीर सावरकर के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जो कुछ मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मेरे लिए भी ये सब नया है। मैंने स्कूल कॉलेज के वक्त में सिर्फ इतना पढ़ा था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से 2 दफा माफी मांगी थी कि मुझे छोड़ दो, मैं आगे आप लोगों के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ूंगा। और इसी शर्त पर अंग्रेजों ने वीर सावरकर को छोड़ दिया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बता रहा हूं। और इस ट्रेलर को देखकर यह लगता है कि भाई सब कुछ वीर सावरकर ने ही किया था। जो हमें आजादी मिली वो तो सिर्फ वीर सावरकर की वजह से ही मिली। भगत सिंह, चंद्र बोस, महात्मा गांधी कुछ भी नहीं थे, वो तो वीर सावरकर के छोटे छोटे प्यादे थे। अच्छा, ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि भाई जब आजादी के लिए लड़ रहे थे तो
तो हिंदू मुस्लिम साथ में लड़ रहे थे, अलग अलग नहीं लड़ रहे थे। हिंदू मुस्लिमों में कोई भेदभाव नहीं था। मेरे ख्याल में आज के वक्त में लोग इस बात को मानेंगे ही नहीं, लोग कहेंगे आप गलत दिखा रहे हो। हाँ, पूरा ट्रेलर देखने के बाद ये मैं जरूर कह सकता हूं कि रणदीप ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। रणदीप इस कैरेक्टर में पूरी तरह घुस चुका था, उसने एक एक सीन को बहुत बढ़िया से किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि रणदीप ने ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन कितना अच्छा है। ट्रेलर देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फिल्म आम जनता के लिए नहीं है, ये फिल्म एक पॉलिटिकल फिल्म है और मेरे ख्याल में बहुत ही चुनिंदा लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले भी जो इस तरह की फिल्में बनी है वो चली नहीं है, जैसे कि बाला साहब ठाकरे जी की बायोग्राफी, जैसे कि पीएम मोदी जी की बायोग्राफी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी, ये सभी फिल्में नहीं चली। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर यह है कि करीना कपूर की आने वाली फिल्म क्रू का एक गाना रिलीज हो गया है और इस गाने में बहुत सारी लड़कियों के साथ दो सिंगर भी दिखे हैं। एक है दलजीत सिंह और दूसरा है भैंसा नुमा सिंगर बादशाह, जो धड़ी खाता है धड़ी हगता है। सभी लड़कियों को बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनाई गई है, बहुत ही हॉट दिखाया गया है और लड़कियां दिख भी अच्छी रही है और मेरे ख्याल में गाना बढ़िया है। फिल्म कितनी चलेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि इस गाने से फिल्म को फायदा होगा। सारा अली खान और इमरान हाशमी की एक फिल्म ए वतन मेरे वतन भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है, लेकिन ये फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हो रही है, यानी कि अमेज़न पर दिखाया जाएगा। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे एक फिल्म की याद आ गई जिसका नाम है ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी। ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों फिल्मों की कहानी एक ही जैसी है और कमाल यह है कि वो फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म अमेज़न पर रिलीज हो रही है, यानी कि उन दोनों ही कंपनीज में बहुत बड़ा टकराव है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो ये पॉसिबल है कि नेटफ्लिक्स कॉपीराइट्स को लेकर अदालत में चला जाए और इस फिल्म को रिलीज होने से रोकना चाहे। मेरे ख्याल में विद इन ए वीक ये क्लियर हो जाएगा कि नेटफ्लिक्स को इस पर कोई ऐतराज है या नहीं है। दोस्तों, आज की छठी खबर यह है कि 2024 के सिर्फ 2 महीने गए हैं और इन 2 महीने में ही ना जाने कितनी फ्लॉप फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और 2 तो बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई हैं। एक फिल्म है विद्युत की क्रैक, जिसका बजट था तकरीबन 100 करोड़ रुपए, और दूसरी फिल्म है आमिर खान की लापता लेडीज, जिसका बजट है तकरीबन 50 करोड़ रुपए। फिल्म क्रैक का थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 10 करोड़ रुपए से कम का और लापता लेडीज का थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए, यानी कि ये दोनों ही फिल्में 2024 की सुपर डुपर डिसास्टर हैं, ब्लॉकबस्टर हैं। दोस्तों, आज की 7th खबर यह है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो अनपढ़ तो हैं ही, लेकिन कितने बड़े मेंटल हैं इस बात का सबूत ये खुद ही दे देते हैं। बांद्रा में एक थिएटर है जिसका नाम है गेटी गैलेक्सी और उसका ओनर है मनोज देसाई। इस बंदे ने जिंदगी में एक गाना भी नहीं बनाया, वेब सीरीज और फिल्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी ये अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान मानता है। ये ऐसा मानता है कि सब कुछ इसे ही पता है, जबकि इस लल्लू को कुछ भी नहीं पता है। वो एक कहावत है कि बंदर के हाथ में लॉलीपॉप, तो वैसा ही कुछ मनोज देसाई का है। मनोज देसाई एक थिएटर का ओनर है तो जाहिर सी बात है वो अपना ज्ञान पेलता ही रहता है, लेकिन अब इस भाई को एक नई ट्रिक मिली है। ये हर 3-4 महीने के बाद किसी एक्टर को क्रिटिसाइज करता है और जैसे ही वो वीडियो रिलीज होता है वैसे ही वो एक्टर भागा भागा मनोज देसाई के ऑफिस में जाता है, उनसे मिलता है और उनसे कहता है कि सर मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, बहुत ही कमाल का आदमी हूं, आप मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब इन लुक्खे एक्टरों को ऐसा लगता है कि अगर मनोज देसाई इनको क्रिटिसाइज कर देता है तो बहुत बड़ी आफत आ जाती है, जमीन आसमान एक हो जाता है और जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो तो बस उसी बात को सच मानती है जो मनोज देसाई कहता है। जब फिल्म लाइगर रिलीज हुई और इसने विजय एनाकोंडा को क्रिटिसाइज किया तो विजय एनाकोंडा भागा भागा इसके ऑफिस में गया। अब जब क्रैक रिलीज हुई तो इसने विद्युत को क्रिटिसाइज किया और जैसे ही वो वीडियो रिलीज हुआ वैसे ही विद्युत भागा भागा उसके ऑफिस में गया और दोनों ही फिल्मों का क्या हुआ, दोनों ही फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर रही। तो क्या मनोज देसाई के ऑफिस में जाने से आपकी फिल्म बच गई? क्या मनोज देसाई के ऑफिस में जाने से लोग आपकी फिल्म देखने चले जाएंगे? अबे उल्लू के पट्ठो, दिमाग से पैदल थोड़ा तो दिमाग यूज करो। मनोज देसाई के कहने से घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज देसाई क्या कहता है वो वही जानता है, पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो आज की तारीख में 200-250 क्रिटिक्स बनकर बैठे हुए हैं उनको भी मनोज देसाई की बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको अगर तुम्हारे को क्रिटिसाइज करना है तो वो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। मनोज देसाई के क्रिटिसाइज करने के बाद उसके ऑफिस में जाकर उससे माफी मांगना, उससे मिलना इस बात का सबूत है कि तुम लोग सब के सब अकल से पैदल हो। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है डायरेक्टर संदीप वांगा के बारे में। यह मैं अपने एक वीडियो में बता
चुका हूं कि संदीप की अगली फिल्म प्रभास के साथ स्प्रिट ही होगी, वो किसी दूसरी फिल्म को उससे पहले नहीं बनाएगा। जो भी मीडिया बाकी की खबरें देता है आपको, वो सब झूठ है, उन पर यकीन मत कीजिए। और अब वांगा ने खुद ही ऑफिशियली कह दिया है कि भाई इस साल के एंड में मैं इस फिल्म की शूटिंग प्रभास के साथ चालू करूंगा और 2025 में ये फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद देखा जाएगा कि एनिमल पार्क बनेगी या कोई और फिल्म बनेगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि संदीप वांगा शाहरुख खान के चक्कर काट रहा है। संदीप वांगा चाहता है कि शाहरुख खान के साथ उसकी फिल्म हो जाए। अगर कहीं शाहरुख खान ने हां कर दी तो फिर मेरे ख्याल में संदीप शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाएगा और उसके बाद कहीं जाकर एनिमल पार्क बनेगी। क्योंकि संदीप ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि अगर शाहरुख खान साहब ने मुझे चांस दे दिया तो मैं बहुत ही लकी रहूंगा और मैं एक बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगा। I want to work with Shahrukh sir, definitely. चांस मिल गया तो। यानी कि वांगा की दिली इच्छा है कि वो शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाए। दोस्तों आज की 9th खबर यह है कि जहां बॉलीवुड के सभी स्टार्स जामनगर गए अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए, वहीं कुछ बड़े बड़े स्टार्स वहां गए ही नहीं, उनको इनवाइट ही नहीं किया गया। और इन्हीं में से एक है ऋतिक रोशन। ऋतिक के ना जाने की वजह यह भी हो सकती है कि ऋतिक की कोई भी फिल्म जियो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो शायद ऋतिक ने ऐसा सोचा हो कि भाई मैं उनकी शादी में क्यों जाऊं, मेरा उनसे क्या लेना देना, मेरा उनसे कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा, जब कभी बिजनेस होगा तब देखा जाएगा। दूसरा बड़ा नाम करण जौहर, वो भी जामनगर नहीं गया। और सरप्राइज इसलिए भी हो रहा है कि करण जौहर हमेशा ही अंबानी के सभी फंक्शंस को अटेंड किया करता था, लेकिन अब जामनगर नहीं गया। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह बताई जा रही है कि करण जौहर ने बहुत कोशिश की कि जियो से उसको 500-600 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन मुकेश अंबानी साहब ने अप्रूव नहीं किए, करण जौहर को यह पैसा नहीं मिला। और हालांकि रणबीर कपूर ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, करण जौहर को रिकमेंड किया, करण जौहर के लिए बात की, लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश अंबानी साहब ने पैसे नहीं दिए। और यही वजह है कि करण जौहर नाराज है, यही वजह है कि करण जौहर जामनगर नहीं गया। आपने देखा कि देओल्स भी मुकेश अंबानी के इस फंक्शन में नहीं थे। इसकी दो वजह है। एक तो यह कि अंबानी का देओल्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए अंबानी साहब उनको इनवाइट नहीं करते। और दूसरी वजह यह है कि देओल्स भी बॉलीवुड वालों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, वो भी कहीं जाते नहीं है। मलाइका अरोरा भी जामनगर नहीं गई और इसकी वजह शायद यह है कि चाची भतीजे का ब्रेकअप हो गया है, यानी कि अर्जुन मलाइका का ब्रेकअप हो गया है। तो जब अर्जुन कपूर वहां था तो मलाइका जाहिर सी बात है नहीं जाएगी। जॉन अब्राहम भी वहां नहीं गया और शायद इसकी वजह भी यही है कि जॉन की कोई भी फिल्म जियो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी जॉन का कोई भी बिजनेस अंबानी के साथ इस वक्त नहीं है। कार्तिक भी जामनगर नहीं गया, इसकी क्या वजह है मैं सही नहीं बता सकता। वो प्रियंका चोपड़ा भी जामनगर नहीं आई जो सभी अंबानी के फंक्शंस में जाती है, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि प्रियंका बहुत नाराज है इस बात से कि अंबानी ने 75 करोड़ का पेमेंट किया रिहाना को। प्रियंका का यह कहना है कि भाई मैं भी तो हॉलीवुड की हीरोइन हूं, तो मुझे आप लोग फ्री में बुलाते हो और रिहाना को कुछ घंटों का 75 करोड़ पेमेंट करते हो, ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अरे भाई ठीक है, मैं हॉलीवुड में टीवी एक्ट्रेस हूं, जैसे कि मुंबई में कुछ टीवी एक्टर्स होते हैं, लेकिन इंडिया में मैं सबको यही बताती हूं कि मैं हॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हूं, हालांकि हूं नहीं। तो जाहिर सी बात है अंबानी मुझे क्यों पैसे पे करेंगे? और बस प्रियंका इसी बात को लेकर नाराज है, यही वजह है कि वो जामनगर नहीं आई। उसका यह कहना है कि भाई आप रिहाना को मुझसे बड़ा स्टार बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैडम जी मैं आपको बता दूं कि वो है, आप मान लो हकीकत में है। दोस्तों आज की 10th खबर है कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें नाम आ रहा है शाहरुख खान साहब का। ये तो आप सभी जानते हैं कि पूरा बॉलीवुड जामनगर में था और वहां स्टेज पर तीनों खानों ने आकर एक साथ डांस किया और इन तीनों ने RRR के गाने नाटो नाटो पे डांस किया। और आप सभी जानते हैं कि फिल्म RRR का हीरो था रामचरण, ये गाना उन्हीं पर फिल्माया गया है फिल्म में। तो शाहरुख खान साहब ने माइक लेकर कहा कि आजा रामचरण आजा, स्टेज पर आजा मेरे इडली वड़ा। और बहुत लोग इस बात पर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि शाहरुख खान साहब को रामचरण को इडली वड़ा नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं हुआ है। भाई जो साउथ के एक्टर हैं वो इडली वड़ा जैसे तो हैं ही यार, इसमें कौन सी नई बात है। दोस्तों आज की 11वीं खबर है उर्वशी रौतेला के बारे में, जो कोई ना कोई ड्रामा करती ही रहती है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले इसका जन्मदिन था। अपने जन्मदिन पर इसने एक केक काटा जिस पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ था और वो केक इसको दिया था हनी सिंह ने। लेकिन अब उर्वशी बता रही है कि वो केक 3 करोड़ रुपए का था। अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, इतनी लंबी लंबी मत फेंकिए। हनी सिंह लुखे के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो आपको 3 करोड़ का केक देगा? और कमाल ये है कि अपने इंटरव्यू में आगे खुद ही उर्वशी कहती है कि वो रियल गोल्ड था, लेकिन पहला पीस उस गोल्ड का मैंने ही खाया, यानी
यानी कि उर्वशी रियल गोल्ड खा सकती है। जो ऊपर गोल्ड की पेटल्स थी वो मैंने ही खाई। भाई क्या बात है, उर्वशी नहीं रोबोट हो गई है। मतलब इस लड़की के दांत ड्राकुला से भी ज्यादा खतरनाक है कि वो रियल गोल्ड को भी खा सकती है। अरे मैडम जी, क्यों आप लोग हमेशा दिखाते रहते हो कि आप लोग उल्लू के पट्टे हो, आप लोग सब अकल से पैदल हो। कुछ तो तमीज रखा करो, कुछ तो सोच कर बोला करो यार, कुछ भी बोलते हो। दोस्तों, जामनगर में एक और बहुत बड़ी घटना हुई और उस पर भी लोगों का बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। आज की 12th खबर यही है। आप सभी ने देखा कि सभी स्टार्स को अंबानी ने एक बस में भरकर भेज दिया था। यानी कि अंबानी साहब ने सबको अलग अलग कार नहीं दी थी, बल्कि यह कहा था कि भाई आप सब लोग एक बस में बैठकर आओ, जैसे आम पब्लिक आती है वैसे ही आप लोग आओ। जबकि रणबीर कपूर और शाहरुख खान को अलग अलग कारें दी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि अंबानी साहब शाहरुख खान और रणबीर कपूर को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं और बाकी सभी को एक ही थैली के चट्टे बट्टे मानते हैं। मतलब मानते हैं कि ये कार डिजर्व नहीं करते। बहुत ठीक किया अंबानी जी, बहुत ठीक किया। अंबानी साहब ने एक काम करके इन सभी एक्टरों को इनकी औकात दिखा दी, इनको बता दिया कि तुम लोग कौन हो। आप यकीन करो, जब ये लोग कहीं शूटिंग करने जाते हैं ना तो कहते हैं कि हम 5 स्टार होटल के नीचे तो रुकेंगे ही नहीं और स्वीट से नीचे तो रूम ही नहीं चाहिए। और भाई साहब कार के लिए क्या कहते हैं, भाई रेंज रोवर चाहिए, BMW 7 सीरीज चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी कारें इनको चाहिए। किसी नॉर्मल कार में ये चलते नहीं है। तो अगर अंबानी साहब ने इन सबको एक बस में बैठा कर भेजा है तो भाई कमाल का काम किया है, इनको दिखा दिया है कि इनकी क्या औकात है। दोस्तों, आज की 13th खबर कपिल शर्मा के नए शो के बारे में है जो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। कपिल का ही एक साथी है कॉमेडियन सुनील पॉल, उसने इस शो को लेकर बहुत बुरा भला कहा है। उसने कहा है कि कपिल शर्मा एक नंबर का घटिया इंसान है, वो घटिया शोज बनाता है। उसका कहना यह है कि कपिल शर्मा का यह शो बहुत ही ज्यादा वल्गर है। सुनील पॉल का कहना है कि ऐसा शो बनना ही नहीं चाहिए और नेटफ्लिक्स को यह शो फौरन ही बंद कर देना चाहिए। देखो भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि यह शो अच्छा है या बुरा है, वल्गर है या नहीं है, क्योंकि मैं तो कपिल शर्मा के शो देखता नहीं हूं। मुझे तो पता नहीं क्यों कपिल शर्मा शक्ल से ही मीठा लगता है, तो मैं उसका कोई भी शो नहीं देखता। दोस्तों, आज की 14th खबर है डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में, जिसने फिल्म उरी को डायरेक्ट किया था और उरी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी। तकरीबन 4-5 साल से आदित्य कोई नई फिल्म बनाना चाह रहा है, लेकिन कोई भी हीरो उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब आदित्य की एक नई फिल्म रिलीज हुई है, आर्टिकल 370। इस फिल्म को उसने प्रोड्यूस किया है और यह फिल्म भी चल गई है। यह फिल्म 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म एक कामयाब फिल्म है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई और यामी गौतम को सोलो हीरोइन लेकर कोई फिल्म बनाता तो भाई साहब 10 CR के ऊपर लाइफ टाइम बिजनेस नहीं हो सकता था, लेकिन यह फिल्म 50+ CR का बिजनेस करेगी। इसका मतलब यह होता है कि आदित्य धर को पता है कि क्या फिल्म बनानी चाहिए। भले ही बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उरी तो एक प्रोपगेंडा फिल्म थी, आर्टिकल 370 भी एक प्रोपगेंडा फिल्म है, लेकिन भाई साहब प्रोपगेंडा फिल्म बनाने के लिए भी अकल की जरूरत है। उस लड़के को पता है कि कौन सी फिल्म बननी चाहिए जो चल सकती है। और अब सुनने में यह आया है कि रणवीर सिंह ने आदित्य धर की नेक्स्ट फिल्म के लिए हामी भर दी है। रणवीर सिंह आदित्य धर के साथ फिल्म करने जा रहा है और मेरे ख्याल में यह बिल्कुल सही डिसीजन है। आदित्य धर को एक चांस मिलना ही चाहिए। दोस्तों, आज की 15th खबर है मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई विक्की कौशल के बारे में। आप सभी को पता है कि यह लड़का लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है और खुश होने की सिर्फ इतनी सी वजह है कि इसकी वाइफ कैटरीना कैफ है। भाई साहब, यह भी अपनी वाइफ के साथ जामनगर में था और जामनगर का यह वीडियो देख लो आप, यह लड़का किस कदर खुश है। मतलब इसके लिए यही बहुत बड़ी खुशी है कि भाई ये कैटरीना का हस्बैंड है और कैटरीना कैफ की वजह से इसको हर जगह बुलाया जाता है। यहां तक कि राम मंदिर के उद्घाटन में भी इसको बुलाया गया था कैटरीना की वजह से। तो बताइए, इस लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। कल्लू भाई आप छा गए, मजे लो भाई साहब आप। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।